नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंटर बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 से संबंधित हिंदी वाले सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल 100 VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने वाला हूं, जो आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप लोग भी इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में बिहार बोर्ड से देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में मैंने इंटर के हिंदी सब्जेक्ट से जुड़े हुए टोटल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है, ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो क्लासेज को। दोस्तों, यहाँ पर पहला सवाल है, हिंदी में ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है। आप सभी बताएंगे कि हिंदी में ऊष्मीय व्यंजन कितने होते हैं। ऊष्मीय व्यंजन किसे कहते हैं? ऊष्मीय व्यंजन उन्हें कहा जाता है जिनके उच्चारण से हमारे मुख से ऊष्मा निकलती है, हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है। तो दोस्तों, ये व्यंजन कौन कौन है? ये व्यंजन है दंती स, तालबी स, मूर्धनी स और ह। ठीक है, इन्हीं व्यंजनों के उच्चारण से हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है, इसलिए हम लोग इन व्यंजनों को ऊष्मीय व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊष्मीय व्यंजन। तो यहाँ पर पहला का राइट आंसर क्या होगा? पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 4। आप देख सकते हैं 4 व्यंजन हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 2 नंबर के सवाल में आते हैं, फ्रैंकवा का आया कौन थी। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि फ्रैंकवा का आया कौन थी। कार्मेन थी, फर्डिनांड थी, एमिली थी या फिर बनासो थी। 2 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। 2 का सही आंसर होगा कार्मेन। फ्रैंकवा का आया कार्मेन थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 3 नंबर के सवाल में आते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है। आप सभी को उस कवि का नाम बताना है जो कवि छायावादी है। इसमें से छायावादी कवि कौन है जी? इसमें से छायावादी कवि जयशंकर हैं। यहाँ पर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। जयशंकर ही दोस्तों छायावादी कवि हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 4 नंबर के सवाल में आते हैं, यहाँ पर पूछा गया है, जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है। आप लोग बताएंगे कि जलज शब्द किस शब्द का उदाहरण है। रूढ़ शब्द का है, देशज शब्द का है, योग रूढ़ शब्द का है या फिर विदेशी शब्द का है। दोस्तों, यदि आपने शब्द विचार अच्छे से पढ़ा होगा, शब्द के प्रकार को अच्छे से जाना होगा, तो आप लोग बता सकते हैं कि जलज किस शब्द के अंतर्गत आता है। दोस्तों, जलज आता है योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत। जलज किसके अंतर्गत आता है? जलज आता है योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत। जलज का अर्थ क्या होता है? जलज का अर्थ कमल होता है। दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 5 नंबर के सवाल में आते हैं, यहाँ पर 5 नंबर के सवाल में कहा गया है, प्रथम शब्द का विशेषण क्या है। प्रथम शब्द का विशेषण आप लोगों को बताना है। प्रथम शब्द का विशेषण क्या होता है? प्रथम शब्द का विशेषण होता है प्राथमिक। यहाँ पर 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा। 6 नंबर के सवाल में आते हैं, यहाँ पर कहा गया है, हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। आप लोगों को बताना है दोस्तों कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं।
बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण या फिर दिनकर। इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा आप लोग बताएंगे। आप लोग बताइए दोस्तों कि यहाँ पर 6 का सही आंसर क्या होगा। 6 का सही आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। दोस्तों हिंदी के एडिशन बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग याद रखिएगा। 7 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता शोक गीत है, लोकगीत है, स्तुति गीत है या फिर राष्ट्रीय गीत है। 7 का सही आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों कि कौन होगा। ठीक है, 7 का सही आंसर होगा शोक गीत। दोस्तों वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। वियोग का मतलब क्या होता है। वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुत्र का यहाँ पर बिछड़ाव हो रहा है। बिल्कुल भी लोकगीत, स्तुति गीत या फिर राष्ट्रीय गीत नहीं आएगा। कौन सा गीत आएगा तो शोक गीत आएगा। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पुत्र का बिछड़ाव हो रहा है, पुत्र का यहाँ पर अलगाव हो रहा है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 8 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर कहा गया है जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है। जानवर और जानवर रचना किसकी है आप लोग बताएंगे। उदय प्रकाश का, मोहन राकेश का, अज्ञाय का या फिर बालकृष्ण भट्ट का। 8 का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। 8 का सही आंसर होगा मोहन राकेश। जानवर और जानवर शीर्षक रचना मोहन राकेश की है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 9 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था बताएंगे दोस्तों। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 3 जून सन 1844 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 3 जून सन 1844 ईस्वी को हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग याद रखिएगा। 10 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर कहा गया है पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था। हजारा सिंह थे, मुख्तार सिंह थे, वजीरा सिंह थे या फिर कुलदीप सिंह थे। 10 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए। मेरे द्वारा आंसर बताने से पहले आप लोग प्रश्न का आंसर बता दीजिएगा यदि आपको पता है तो। अगर किसी प्रश्न का आंसर आपको पता नहीं होगा तो आप लोग उस प्रश्न के उत्तर को जरूर से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बताएंगे दोस्तों कि पलटन का विदूषक कौन था। तो 10 का यहाँ पर सही आंसर होगा वजीरा सिंह। कौन होगा वजीरा सिंह। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ले लेंगे। 11 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है माटी के मूर्ति रचना किसकी है। माटी के मूर्ति रचना किसकी है दोस्तों। रामधारी सिंह दिनकर की है, राम वृक्ष बेनापुरी की है, गजानन माधव मुक्ति बोध की है या फिर आरसी प्रसाद सिंह की है। 11 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। 11 का सही आंसर हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। माटी के मूर्ति की रचयिता कौन है तो राम वृक्ष बेनीपुरी है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर ऑप्शन में रहेगा राम वृक्ष बेनापुरी तो आप लोग दोस्तों सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 12 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है। आप लोगों को उस कृति का नाम बताना है जिनका रचयिता रामधारी सिंह दिनकर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने है। आप लोग बताइए दोस्तों कि 12 का सही ऑप्शन क्या होगा। 12 का सही ऑप्शन क्या होगा। 12 का सही ऑप्शन शुद्ध कविता की खोज होगा। कौन होगा। शुद्ध कविता की खोज। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। शुद्ध कविता की खोज वाली कृति ही रामधारी सिंह दिनकर की है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 13 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर कहा गया है
अज्ञाय के पिता का नाम क्या था? अज्ञाय जी के पिता का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहाँ पर 13 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञाय जी के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग याद रखिएगा। 14 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? आप लोग बताएंगे। भारत के विरुद्ध, ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध, अमेरिका के विरुद्ध या फिर जर्मनी के विरुद्ध? 14 का सही आंसर क्या होगा बताएंगे दोस्तों? 14 का सही आंसर होगा जर्मनी के विरुद्ध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 15 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए बताएंगे आप लोग। रांची से आए, जमशेदपुर से आए, छोटा नागपुर से आए या फिर आंध्र प्रदेश से आए? यहाँ पर 15 का सही आंसर क्या होगा बोलेंगे? 15 का सही आंसर होगा छोटा नागपुर। चंपारण में धांगड़ छोटा नागपुर से आए थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 16 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों से कहा गया है, सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? आप लोग दोस्तों उस एकांकी संग्रह का नाम बताइए। इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा आप लोग बताइएगा। 16 का सही आंसर क्या होगा? 16 का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से ही सिपाही की माँ लिया गया है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 17 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर बोला गया है, निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि है? बताएंगे आप लोग। प्रलय की छाया के कवि कौन है बताएंगे? निराला है, पंत है, जयशंकर प्रसाद है या फिर राम कुमार वर्मा है? 17 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइएगा। 17 का दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ही प्रलय की छाया के कवि है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 18 नंबर के सवाल में आते हैं। बोला गया है दोस्तों, सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार कौन है जी? सलाम कहानी संग्रह के जो कहानीकार हैं उनका नाम है वाल्मीकि। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। 19 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है, कौन सी रचना मलयज की नहीं है? यहाँ पर आप रचना देख सकते हैं। आप बताइए दोस्तों कि इसमें से कौन सी रचना मलयज की नहीं है? जखम पर धूल, संवाद और एकालाप, रामचंद्र शुक्ल या फिर सुनो राधिके? यहाँ पर 19 का सही आंसर क्या होगा आप लोग बताएंगे। 19 का सही आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा सुनो राधिके। सुनो राधिके ही मलयज की रचना नहीं है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर 20 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है, पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे जी? ज्योतिषी थे, वैदक थे, राजनेता थे या फिर ज्योतिषी और वैद दोनों थे? 20 का सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर होगा ज्योतिषी और वैद। पंडित राम अवतार ज्योतिषी और वैद थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 21 नंबर के सवाल में है, जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जय कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था आप लोग बताएंगे। जय कृष्णमूर्ति का जन्म बताना है आप लोगों को। जय कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ था 12 मई सन 1895 ईस्वी को। कब हुआ था? 12 मई सन 1895 ईस्वी को। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। 22 नंबर के सवाल में आते हैं। पद्मावत के, ठीक है, यहाँ पर बोला गया है पद्मावत है, पद्मावत, ठीक है। पद्मावत के रचनाकार कौन है? पद्मावत के रचनाकार का नाम बताना है। बताइए दोस्तों कि पद्मावत के रचनाकार कौन है? जायसी है, सूरदास है, कालिदास है या फिर दिनकर है? 22 का सही आंसर क्या होगा? 22 का सही आंसर जायसी होगा। पद्मावत के रचनाकार जायसी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा।
23 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है सूरदास के गुरु का क्या नाम था। सूरदास के गुरु का नाम बताना है आप लोगों को, ठीक है। इस वीडियो में मैंने जितने सारे प्रश्न लिया है ये सभी के सभी प्रश्न आप लोगों के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। किसी भी प्रश्न को आप लोग बिल्कुल भी हल्के में नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे प्रश्न आप लोगों के बोर्ड एग्जाम से ही संबंधित है। यहाँ पर बताएंगे आप लोग सूरदास के गुरु का क्या नाम था। सूरदास के गुरु का नाम था बल्भाचार्य। बल्भाचार्य ही 23 का राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु बल्भाचार्य थे, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 24 नंबर के सवाल में कहा गया है तुलसीदास का मूल नाम क्या था। तुलसीदास का मूल नाम बताना है आप लोगों को। तुलसीदास का मूल नाम क्या है दोस्तों? तुलसीदास का जो मूल नाम है वो है राम बोला। क्या नाम है? राम बोला। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। तुलसीदास का मूल नाम राम बोला है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 25 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर बोला गया है भक्तमाल के रचयिता कौन है। भक्तमाल के रचयिता का नाम बताना है आप लोगों को। भक्तमाल के रचयिता कौन है जी? भक्तमाल के रचयिता है नाभादास। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 26 नंबर के सवाल में आते हैं। भूषण के पिता का नाम क्या था? भूषण के पिता का नाम क्या था दोस्तों? भूषण के पिता का जो नाम था दोस्तों वो था रत्नाकर त्रिमूर्ति। भूषण के पिता का नाम क्या था? भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर मूर्ति त्रिमूर्ति, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। रत्नाकर त्रिमूर्ति किसके पिता थे? तो भूषण के पिता थे, ठीक है। 27 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप लोगों से कहा गया है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? छायावाद के, प्रगतिवाद के, प्रयोगवाद के, या फिर अति यथार्थवाद के? 27 का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग जल्दी जल्दी। 27 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा छायावाद के। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। जयशंकर प्रसाद हमारे छायावाद के कवि हैं, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर बात करते हैं 28 नंबर के सवाल में। बोला गया है बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती एक प्रकार का उपन्यास है, काव्य संकलन है, निबंध संकलन है, या फिर कहानी संग्रह है? 28 का राइट आंसर बताएंगे आप लोग। 28 का दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा कहानी संग्रह। बिखरे मोती एक प्रकार का कहानी संग्रह है, इसलिए सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 29 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम आप लोगों को बताना है। बताएंगे कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी कौन है? करम देवी, धर्म देवी, रीता देवी, या फिर कोनो देवी ना? यहाँ पर 29 का सही आंसर क्या होगा? 29 का सही आंसर हो जाएगा धर्म देवी। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए 30 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें कहा गया है मुक्ति बोध की माँ का नाम क्या था? मुक्ति बोध की नाम बताना है माँ का, ठीक है। मुक्ति बोध की माँ का नाम बताइए तो क्या था? पुतली बाई था, पार्वती बाई था, अंबिका बाई था, या फिर राधा बाई था? मुक्ति बोध की माँ कौन थी? मुक्ति बोध की माँ दोस्तों पार्वती बाई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखिएगा। 31 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें आप लोगों से पूछा गया है आर्सीवाद का संधि विच्छेद करें। आर्सीवाद का संधि विच्छेद करके बताएंगे आप लोगों की 31 का राइट ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। बताइए आर्सीवाद का संधि विच्छेद क्या होता है? आर्सीवाद का संधि विच्छेद होता है आसिया धनवाद। आसिया धनवाद दोस्तों जब ये दोनों अगर ऐड होंगे ना तो विसर्ग हट जाएगा और विसर्ग के स्थान पर आधा र आ जाएगा। कौन सा र आएगा? तो आधा र, और यही आधा र किसके साथ जुड़ जाएगा? तो दोस्तों तालाबी सा के साथ जुड़ जाएगा और जुड़कर बना देगा क्या? जुड़कर बना देगा आर्सीवाद। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को याद रखेंगे। ये कोई याद करने वाला चीज नहीं है, आप लोगों को
संधि सीखना ही होगा, समास सीखना ही होगा, आप लोगों को वर्ण विचार सीखना ही होगा, शब्द विचार सीखना ही होगा, वाक्य विचार सीखना ही होगा, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों को चिन्ह विचार भी सीखना होगा। अगर आप लोग इन सब के बारे में अच्छे से जान जाते हैं, इनसे परिचित हो जाते हैं, तो आप लोगों को व्याकरण को हल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न है, नायक किस संधि का उदाहरण है? नायक दोस्तों किस संधि का उदाहरण है आप लोग बताएंगे? दीर्घ संधि का, गुण संधि का, वृद्धि संधि का या फिर आयादी संधि का? नायक 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 आ जाएंगे आयादी संधि में। 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दोस्तों डी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। 33 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर कहा गया है, सदैव किस संधि का उदाहरण है? सदैव, सदा धन एओ, सदा धन एओ। तो दोस्तों यह हो जाएगा, जानते हैं किस संधि का? यह हो जाएगा स्वर संधि का। लेकिन आप लोगों को स्वर संधि में आने वाले जो 5 संधि है उसमें से किसी एक का नाम बताना है, ठीक है, जिसका यह शब्द होगा। तो सिंपल से क्या करेंगे हम लोग? सिंपल से दोस्तों हम लोग सादा में से प्रत्यय निकाल लेंगे। सादा, सादा में कौन प्रत्यय आएगा? तो आ आएगा, ठीक है। और एओ के लिए दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं उपसर्ग कौन है? तो ए है। जब हम आ में ए को ऐड करेंगे तो हमारा आय बन जाएगा। और ऐसा होता है किस संधि में? तो दोस्तों ऐसा जो होता है वो होता है वृद्धि संधि में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, वृद्धि संधि। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। यहाँ पर आते हैं 34 नंबर के सवाल में। पूछा गया है, सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें से सन्मति का संधि विच्छेद आप लोग बताएंगे। सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मति का संधि विच्छेद होगा सतधनमति। ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 35 नंबर के सवाल में पूछा गया है, 10 है आनन, ठीक है, 10 है आनन जिसके अर्थात जो दशानन है वो कौन सा समास है आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों दशानन हो जाएगा बहुव्रीहि समास। यहाँ पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। दशानन हो गया, बीड़ा पानी हो गया, या फिर दोस्तों जलज हो गया, ये सभी शब्द आते हैं बहुव्रीहि समास के अंतर्गत, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर बात करते हैं अगले प्रश्न पर। बोला गया है, गाजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? बताइए कि गाजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो यहाँ पर 36 का सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, बहुव्रीहि। गाजानन या फिर दोस्तों गिरधर या फिर दोस्तों पीताम्बर, ये सभी आ जाएंगे बहुव्रीहि समास के अंतर्गत, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर बोला गया है, चरण कमल में प्रयुक्त समास है। चरण कमल में प्रयुक्त समास कौन है बताएंगे आप लोग? चरण कमल में प्रयुक्त समास है कर्मधार। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, याद रखिएगा। 38 नंबर के सवाल में आते हैं। कहा गया है, आकर्षण का विलोम है। बहुत ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आसान क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। क्या होता है? विकर्षण। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। 39 नंबर के सवाल में कहा गया है, अनाथ का विलोम है। अनाथ का विलोम क्या होता है? अनाथ का विलोम सनाथ होता है। सनाथ है, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं 40 नंबर के क्वेश्चन में। बोला गया है, धुंधला में कौन सा प्रत्यय है? धुंधला में प्रत्यय बताना है आप लोगों को। धुंधला में आने वाला प्रत्यय कौन होगा? धुंधला में आने वाला जो प्रत्यय होगा वो होगा ला। आप देख सकते हैं दोस्तों कि धुंधला शब्द में आप देख सकते हैं, धुंधला शब्द में जो लास्ट में दोस्तों शब्द आ रहा है, जो लास्ट में वर्ण आ रहा है वो आ रहा है ला। तो यहाँ पर हमारा प्रत्यय क्या होगा? प्रत्यय हमारा ला होगा, ठीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आप सभी जानते हैं कि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में जुड़ता है और उपसर्ग किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखना। 41 नंबर के सवाल में चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों से कहा गया है,
निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है आप लोग बताएंगे। यहाँ पर जो भी आप पद देख रहे हैं दोस्तों, आप लोग यहाँ पर जो भी पद देख रहे हैं ये सभी के सभी पद इक प्रत्यय के जोड़ने से बने हैं। आप लोग बताएंगे कि इसमें से गलत पद कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा पक्षिक। कौन होगा, पक्षिक। ऑप्शन नंबर डी 41 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन में। बोला गया है 42 नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों से दोस्तों यहाँ पर विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है बताइए। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय है, विज्ञान में आने वाला जो प्रत्यय है दोस्तों वो है आन। कौन है, आन है, आन है, आन, ठीक ना, आन प्रत्यय, आयान ना, आन प्रत्यय। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग याद रखिएगा। विज्ञान में प्रत्यय आन आएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 43 नंबर के सवाल में आते हैं। कहा गया है अमृत का प्रवाची नहीं है। अमृत का प्रवाची सुधा भी है, अमिया भी है, पीयूष भी है, लेकिन रसाल बिल्कुल भी नहीं है। तो 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। 44 नंबर के सवाल में आते हैं। काठ का उल्लू मुहावरे का क्या अर्थ है। काठ का उल्लू मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। काठ का उल्लू मुहावरे का सही अर्थ होता है दोस्तों मूर्ख। है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। उल्लू से ही आप समझ सकते हैं कि उल्लू का अभिप्राय किससे होता है, उल्लू का अभिप्राय मूर्ख से ही होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 45 नंबर के सवाल में है कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। कच्चे घड़े पानी भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताएंगे। कमजोर से मदद की अपेक्षा रखना, ठीक ढंग से काम ना करना, कठिन काम करना या फिर मुखरतापूर्ण कार्य करना। तो यहाँ पर 45 का सही आंसर हमारा होगा ठीक ढंग से काम ना करना, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा ठीक ढंग से काम ना करना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ पर 46 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है चूड़िया पहनना मुहावरे का क्या अर्थ होगा। चूड़िया पहनना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताएंगे। चूड़िया पहनना मुहावरे का सही अर्थ होगा कायरता दिखाना। क्या दिखाना, कायरता, यानी कि डर दिखाना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर बात करते हैं 47 नंबर के सवाल में। बोला गया है इंद्र का प्रवाची है। इंद्र का प्रवाची क्या होता है जी बताएंगे आप लोग। इंद्र का प्रवाची शब्द बताइए। इंद्र का प्रवाची बाजीगर होता है, राजराज होता है, या फिर माधवा होता है, या फिर विनायक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि इंद्र का जो प्रवाची होता है वो होता है दोस्तों माधवा। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, याद रखिएगा। 48 नंबर के सवाल में आते हैं। कहा गया है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर उपकार में हुआ है, लाभदायक में हुआ है, पढ़ाई में हुआ है, या फिर आपनापन में हुआ है। किस उपसर्ग का बोला गया है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो दोस्तों आप बताएंगे कि इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 48 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उपकार। आप देख सकते हैं दोस्तों कि उपकार में ही, उपकार शब्द में ही हमारा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 49 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है बताइए। तो विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। विज्ञान में जो उपसर्ग है वो है बी। सही आंसर क्या होगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग याद रखिएगा। विज्ञान को तोड़िएगा तो टूटेगा बी, धन किस में, तो ज्ञान में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बी अलग हो गया, तो अलग होने के कारण ही दोस्तों जो बी है वो पहचान में आ चुका है, इसलिए हम कह सकते हैं कि विज्ञान में बी उपसर्ग है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर 50 नंबर के सवाल में है प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है बताएंगे। प्र होगा, पारा होगा, परी होगा, या फिर प्रति होगा। तो 50 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि प्रति। यहाँ पर प्रति को याद रखेंगे। 51 नंबर के सवाल में आते हैं। 51 नंबर का सवाल है
परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? परगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? आप लोगों को उस निबंध संग्रह का नाम बताना है। यहाँ पर आप नाम देख लीजिए और बताइए कि 51 का राइट ऑप्शन क्या होगा। दूसरी परंपरा की खोज, आलोचक के मुख से, कहना ना होगा से, या फिर वाद विवाद संवाद से। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग फटाफट बताइए। यहाँ पर 51 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाद विवाद संवाद से। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग याद रखना। आइए बढ़ते हैं 52 नंबर के सवाल में। 52 नंबर सवाल है दोस्तों, आदमी शब्द है, आदमी कैसा शब्द है जी? अंग्रेजी है, फारसी है, अरबी है या फिर तुर्की है? आदमी कैसा शब्द है आप लोग बताएंगे। आदमी जो शब्द है दोस्तों वो एक प्रकार का फारसी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखिएगा। 53 नंबर के सवाल में कहा गया है स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं। स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी ही होगा। 54 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है मैं देखता हूँ वाक्य है, मैं देखता हूँ कौन सा वाक्य है? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 54 का राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। मैं देखता हूँ एक प्रकार का सरल वायु हो जाएगा, सरल वायु नहीं सरल वाक्य हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 55 नंबर के सवाल में है त्रिक्ष किस प्रकार की रचना है? बताइए बताइए बाबू आप लोग, त्रिक्ष किस प्रकार की रचना है? त्रिक्ष आपका आधुनिक त्रासदी वाला रचना है या फिर सुखांत वाला रचना है या फिर हास्य लाने वाली या आधुनिक कॉमेडी वाली रचना है? 55 का सही आंसर क्या होगा आप लोग जवाब देंगे। यहाँ पर 55 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास आधुनिक त्रासदी। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। 56 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है दोस्तों कि कहीं नहीं वही, कहीं नहीं वही कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है? आप लोग बताएंगे कि यह कविता किस संग्रह द्वारा रचित है, आप लोग बताइए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को लेखक का नाम बताना है। ठीक है, यह कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है आप लोगों को लेखक का नाम बताना है। इसके लेखक कौन है? भूषण है, अशोक वाजपेयी है, जयशंकर प्रसाद है या फिर रघुवीर सहाय है? 56 का सही आंसर आप लोग बताएंगे। 56 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, इसलिए राइट आंसर अशोक वाजपेयी होगा। राइट आंसर कौन होगा? राइट आंसर हो जाएगा अशोक वाजपेयी। 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों बी होगा। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। आइए 57 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर 57 नंबर के सवाल में क्या कहा गया है देखेंगे। देखिए बोला गया है ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? आप लोगों को पद का नाम बताना होगा। जिलाधिकारी पद पर, पुलिस अधिकारी पद पर, कारा अध्यक्ष पद पर या फिर सेना अधिकारी अध्यक्ष पर, यानी कि प्रशासनिक पद पर। आप लोग बताएंगे 57 का सही आंसर। 57 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों सी, कारा अध्यक्ष पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को याद रखिएगा। ठीक है, आइए 58 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। गुलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो यहाँ पर 58 के लिए सही आंसर हो जाएगा कभी भी दिखाई ना देना। जो व्यक्ति जो मनुष्य कभी भी दिखाई नहीं देते हैं उन्हें दोस्तों मुहावरा के तौर पर कहा जाता है कि गुलर का फूल हो, माने गुलर के फूल भइल जात रहा। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अस्पष्ट दिखाई देना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी को दिखाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा 58 का। 58 का दोस्तों यहाँ पर कभी भी दिखाई ना देना होगा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी कभी भी दिखाई ना देना, ऑप्शन नंबर सी 58 का राइट आंसर होगा। 59 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? आप लोग बताएंगे दोस्तों कि हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? 1920 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में या फिर 1936 या 1937 ईस्वी में? यहाँ पर 59 का राइट आंसर आप लोग बताएंगे। 59 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 19
1937 ईस्वी में ही हेनरी लोपेज का जन्म हुआ था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 60 नंबर के सवाल में आते हैं। भीड़ शब्द है, बताइए भीड़ शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या फिर समूहवाचक संज्ञा? तो यहाँ पर 60 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। भीड़ हो गया, दल हो गया, गुच्छा हो गया, ये सभी शब्द आते हैं समूहवाचक के अंतर्गत, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए 61 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर कहा गया है यात्रा शब्द है, यात्रा शब्द पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर 61 का सही आंसर आप लोग बताइए। 61 का सही आंसर हो जाएगा स्त्रीलिंग। यात्रा क्या है? यात्रा एक प्रकार का स्त्रीलिंग शब्द है। आप वाक्य बनाकर भी दोस्तों आप चेक कर सकते हैं कि यात्रा स्त्रीलिंग है कि नहीं। आपकी यात्रा शुभ मंगलमय रही, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रही आया है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा हमारे पास 61 का ऑप्शन नंबर बी स्त्रीलिंग, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं 62 नंबर के सवाल में। पूछा गया है चमक शब्द है, चमक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या फिर उभयलिंग है? चमक शब्द कौन है बताएंगे? चमक जो शब्द है दोस्तों वो है स्त्रीलिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आप लोग याद रखिएगा। 63 नंबर के सवाल में आते हैं। महान रूसी कथाकार कौन थे? महान रूसी कथाकार का नाम आप लोगों को बताना है। महान रूसी कथाकार कौन थे, कथावाचक कौन थे बताइए। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा लेओ टोल्स्टॉय, यानी कि यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी 63 का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पर 64 नंबर के सवाल में कहा गया है 1870 से 1890 के बीच मोपासाम की लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई? मोपासाम की लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई बताइए। 100, 200, 300 या 400? सही आंसर क्या होगा 64 का? 64 का सही आंसर हो जाएगा 300। ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे आप लोग दोस्तों, समझ कर रखिएगा, ठीक है। आइए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 65 नंबर के सवाल में। पूछा गया है श्रम विभाजन नहीं जी, मैंने भोजन नहीं किया, ठीक है। 65 नंबर सवाल है। देखिए दोस्तों हमें नींद आ रहा है ना, नींद आ रहा है, आँख हमारा झपा रहा है, इसलिए बोलना कुछ और है और बोला कुछ और जा रहा है। मैं कुछ दोस्तों यहाँ पर कुछ दिनों से सही से नींद नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। आधा अधूरा नींद ले रहा हूँ, इसलिए मुझसे कुछ गलती बोला जा रहा है, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। आप लोग दोस्तों अगर मुझसे कुछ गलती हो जा रहा है तो आप लोग हमें माफ़ कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी मैं आप लोगों को कुछ भी गलत नहीं बताऊंगा। हो सकता है कि हमसे कुछ बोलने में मिस्टेक हो जाए, लेकिन आप लोगों को फिर से सही करके बताऊंगा, ठीक है। देखिए 65 नंबर के सवाल में है मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। किस वाक्य का उदाहरण है आप लोग बताएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वाक्य है और यहाँ पर भी एक वाक्य है, दो ठो वाक्य है और दो वाक्यों को यहाँ पर और जोड़ रहा है, यानी कि जोड़ने का काम कर रहा है। तो जोड़ने वाला जो वाक्य होता है जिसमें जोड़ वाले वाक्य आते हैं उसे कहा जाता है संयुक्त वाक्य। क्या कहा जाता है? संयुक्त वाक्य। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग याद रखिएगा। 66 नंबर के सवाल में आते हैं। कहा गया है शुद्ध वाक्य है, बताएंगे इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है दोस्तों? शुद्ध वाक्य वह बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती थी, यह है, या फिर उसके स्त्री नहीं है, यह है, या फिर उसके बेटी नहीं है, या फिर यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। 66 का सही आंसर होगा क्या? तो 66 का सही आंसर होगा यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों। बाकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों के तीनों कैसे शब्द हैं? ये तीनों के तीनों शब्द, ये तीनों के तीनों दोस्तों जो वाक्य हैं वो अशुद्ध हैं, अशुद्ध वाक्य हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आप लोग याद रखिएगा। आइए 67 नंबर के सवाल में चलते हैं। इसमें बोला गया है दोस्तों, आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा नीचे कर देते हैं। बोला गया है तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? आप लोगों को उस कहानी का नाम बताना है जिसका संबंध तेरी कुड़माई हो गई से है। तो यहाँ पर 67 का सही आंसर हो जाएगा उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था दोस्तों राइट आंसर होगा, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर बी को याद रखिएगा। 68 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है
रक्षक शब्द में प्रत्यय है। रक्षक शब्द में प्रत्यय कौन है बताएंगे। रक्षक शब्द में प्रत्यय पूछा गया है आप लोगों से। 68 का सही आंसर क्या होगा। 68 का सही आंसर हो जाएगा अक। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 69 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक का नाम बताना है। तो यहाँ पर 69 का सही आंसर हमारे पास क्या होगा। 69 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कोई और नहीं बल्कि रामधारी सिंह दिनकर है, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 60 नंबर के सवाल में आते हैं। पुराण शब्द का विशेषण है। पुराण शब्द का विशेषण क्या होता है जी। पुराण शब्द का विशेषण होता है दोस्तों पौराणिक। क्या होता है पौराणिक। 70 का सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए को याद रखेंगे। 71 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है बताएंगे। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है। दोस्तों माल है संज्ञा, और संज्ञा का विशेषता कौन बता रहा है। संज्ञा का विशेषता नया बता रहा है, इसलिए नया क्या होगा। नया हमारा विशेषण होगा। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, आप लोग याद रखिएगा। 72 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें से आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। जो भगत सिंह है स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है बताएंगे आप लोग। युद्ध के दौरान हुई मृत्यु को, वज्रपात से हुई मृत्यु को, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, या फिर किसी बीमारी के कारण हुई मृत्यु को। सही आंसर 72 का क्या होगा बताएंगे। 72 का सही आंसर होगा देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं 73 नंबर के सवाल में। पूछा गया है निराधार शब्द का संधि विच्छेद क्या है। निराधार शब्द का संधि विच्छेद बताना है। निराधार शब्द का संधि विच्छेद है निह धन आधार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा आपके लिए, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। 74 नंबर के सवाल में है यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा बताएंगे आप लोग कि यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा। यशोदा का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है दोस्तों यशोधनदा। यशोधनदा कहीं पर है तो ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए में आपका दोस्तों बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। किसके लिए तो यशोदा के लिए। यशोधनदा ही यशोदा का संधि विच्छेद होगा, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर 75 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है रामपुरवा कहाँ है। रामपुरवा किसके पास है। भीतिहरवा के पास है, नौगछिया के पास है, रांची के पास है, या फिर इलाहाबाद के पास है। रामपुरवा कहाँ है आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 75 का सही आंसर हो जाएगा भीतिहरवा के पास है। रामपुर कहाँ पर है दोस्तों। रामपुर भीतिहरवा के पास है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पर आते हैं हम लोग 76 नंबर के क्वेश्चन में। पूछा गया है परलोक शब्द में उपसर्ग है। परलोक शब्द में उपसर्ग कौन है बताएंगे। परलोक शब्द में जो उपसर्ग है दोस्तों वो है पर। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा। 77 नंबर के सवाल में आप सभी से पूछा गया है सपरिवार शब्द में उपसर्ग है। सपरिवार शब्द में उपसर्ग कौन है आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 77 का राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एस। सपरिवार शब्द में उपसर्ग है एस, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ठीक है, आइए 77 के बाद आते हैं हम लोग किस पर। तो दोस्तों आते हैं हम लोग 78 पर। 78 नंबर सवाल में है मुनि कौन थी। मुनि कौन थी दोस्तों। सुकनी की बेटी थी, रजनी की बेटी थी, शिवनी की बेटी थी, या फिर दोस्तों बिस्नी की बेटी थी। सही आंसर 78 का क्या होगा। 78 का हमारे पास सही आंसर हो जाएगा बिस्नी की बेटी। मुन्नी बिस्नी की बेटी थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 79 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है आप लोगों से मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी।
मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर 79 का सही आंसर होगा लगभग 1548 ईस्वी में। लगभग 1548 ईस्वी में ही मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु हुई थी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 80 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा। ईमानदार शब्द का विलोम बताएंगे। ईमानदार शब्द का विलोम होता है बेईमान, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पर 81 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है दोस्तों सकार का विलोम है। सकार का विलोम क्या होता है, सकार का विलोम होता है निराकार। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए को याद रखिएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी तो बेकार तो होबे नहीं करेगा। चलिए निराकार ही होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 82 नंबर के सवाल में आते हैं। इसमें बोला गया है निश्चय का संधि विच्छेद क्या है। निश्चय का संधि विच्छेद क्या होता है जी, निश्चय का संधि विच्छेद होता है नी धन चय। नी धन चय से ही क्या बनता है, तो हमारा निश्चय शब्द बनता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 83 नंबर के सवाल में कहा गया है भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, बताइए। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं, रीति काल के, आधुनिक काल के, आदि काल के या फिर भक्ति काल के। 83 का राइट ऑप्शन बताएंगे। 83 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रीति काल के। आप लोग रीति काल याद रखिएगा। 84 नंबर के सवाल में कहा गया है देवता का प्रवाची शब्द है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, बताइए कि देवता का प्रवाची शब्द क्या है। देवता का जो प्रवाची शब्द है वो है देव। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा। 85 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है दोस्तों रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ पर है, तो 85 का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। आइए यहाँ पर 86 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है मलयज की रचना कौन है। मलयज की रचना कौन है, आप लोग बताएंगे फटाफट। मलयज ने किसकी रचना किया है, बताइए। न आने वाला काल की, जुठन की, सलाम की या फिर इनमें से कोई नहीं। 86 का सही आंसर क्या होगा, 86 का सही आंसर होगा न आने वाला काल। इसी को लिखने वाले कौन है, इसी को रचयिता करने वाले कौन है, तो दोस्तों हो जाएंगे यहाँ पर सही ऑप्शन के लिए वो हो जाएंगे न आने वाला काल। 86 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए होगा, आप लोग याद रखिएगा। 87 नंबर के सवाल में आते हैं। देखिए पूछा गया है जाति का विलोम है। जाति का विलोम शब्द क्या होता है जी, जाति नहीं, ज्ञात है, ज्ञात, ज्ञात है। यहाँ पर ज्ञात का विलोम क्या होता है, ज्ञात का विलोम अज्ञात होता है। ज्ञात का विलोम अज्ञात होता है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बात करते हैं। 88 नंबर के सवाल में पूछा गया है भारत का विशेषण है। भारत का विशेषण भारतीय होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 89 नंबर सवाल में है दोस्तों संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर जयप्रकाश नारायण होगा। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण है, इसलिए 89 का सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। आइए चलते हैं 90 नंबर के सवाल में। देखिए 90 नंबर में पूछा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, आप लोग बताएंगे। तो 90 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सन 1883 ईस्वी। सन 1883 ईस्वी में ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म हुआ था, इसलिए सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 91 नंबर के सवाल में आते हैं। यहाँ पर आप सभी से पूछा गया है कि रात का विलोम है। रात का विलोम शब्द क्या बताया जाता है, रात का विलोम सुबह, बस रात का विलोम हो जाएगा सुबह। यहाँ पर 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, सुबह नहीं होगा, दिन होगा। रात का दिन, रात दिन, रात का दिन, ऑप्शन नंबर बी। रात का विलोम दिन होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। 92 नंबर के सवाल में आते हैं। पूछा गया है तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया। तुलसीदास ने
अपने ज़माने के अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया था, आप लोगों को उस ऑप्शन की पहचान करनी है। यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख लीजिए और बताइए कि सही ऑप्शन कौन होगा। सही ऑप्शन, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, सही ऑप्शन हमारे पास होगा अवधि और ब्रज। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पर 93 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, जो खाने योग्य हो वह क्या कहलाता है। जो खाने योग्य होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे दोस्तों कहा जाता है खाद। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर खाद होगा, खाद। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। बात करते हैं 94 नंबर के सवाल में पूछा गया है दोस्तों, कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है। कार्य करने वाला के लिए एक शब्द क्या है आप बताएंगे। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्यकर्ता। कार्य करने वाला के लिए अगर दोस्तों एक शब्द अगर हमें चाहिए तो क्या मिलेगा, तो हमें कार्यकर्ता मिलेगा। 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए, आप लोग याद रखना। ठीक है, आइए बढ़ते हैं यहाँ पर दोस्तों हम लोग यहाँ पर 95 नंबर के सवाल में बढ़ते हैं। देखिए पूछा गया है आप लोगों से, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र कौन है, हरिद्वार है, काशी है, वृंदावन है या फिर मथुरा है। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वृंदावन। नाभादास का काव्य वृंदावन क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए 95 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी को याद रखेंगे। देखिए यहाँ पर अगर हम 86 नंबर के प्रश्न में चलें तो बोला गया है, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है। आप लोगों को 96 का राइट आंसर बताना है। 96 का सही आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जयशंकर प्रसाद। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग दोस्तों किसके बारे में, तो बात करते हैं 97 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। पूछा गया है, चंद्रशेखर शब्द कौन समास है। चंद्रशेखर शब्द कौन समास है, चंद्रशेखर शब्द जो समास है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर बहुव्रीहि। चंद्रशेखर शब्द एक प्रकार का बहुव्रीहि समास है, इसलिए 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा ए। ठीक है, आइए बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 98 नंबर के क्वेश्चन में कि आप लोगों से क्या पूछा गया है। 98 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, रसोई घर में शब्द कौन समास है। रसोई घर शब्द कौन समास है बताइए, रसोई घर शब्द कौन समास है। रसोई घर शब्द तत्पुरुष समास है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 99 नंबर के सवाल में आते हैं दोस्तों, यहाँ पर बोला गया है, कवियों के कवि किसे कहा जाता है। कवियों के भी कवि, लेखकों के भी लेखक किसे कहा जाता है बताएंगे। तो यहाँ पर 99 के लिए राइट आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह को। कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 100 नंबर के सवाल में आते हैं, अंगूठा चूमना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। अंगूठा चूमना मुहावरे का सही अर्थ बताना है आप लोगों को। तो यहाँ पर 100 का सही आंसर हमारे पास हो जाएगा खुशामद करना। ठीक है, खुशामद करता, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, हाँ खुशामद करना होगा, खुशामद करना। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मैंने इस वीडियो में आप लोगों के हिंदी सब्जेक्ट और व्याकरण से संबंधित कुल 100 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया है। अगर दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा है, इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने प्रश्नों को अच्छे से समझकर उसके उत्तर को याद करने का प्रयास किया है तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी दोस्तों एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।